तो गाइस ऑडिबल? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले सभी लोग एक काम करिए, सभी शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप फ्रेंड्स को ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाएँ और इस लेक्चर सीरीज़ का सबको लाभ मिल पाए, ठीक है? और जो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 है। हमने अपने लेक्चर फर्स्ट में क्या डिस्कस किया, वेरिएबल क्या होता है और ऑसिलेटेड डिस्कस किया था अपने प्रीवियस 1 में। आज जो लेक्चर नंबर डिस्कस करेंगे, फंक्शन का एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर के बाद जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं जो हमें एफ या फिर क्या दिया हो पीएमएफ। जो डिस्क्रीट होगा तो सिंपल सी बात है पीएमएफ गिवन होगा और अगर वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो क्या गिवन होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है? तो उसकी हेल्प से कि अगर वो पीडीएफ है पीएमएफ है तो उस केस आउट करना है। ये सब अगर फाइंड आउट करना है तो करेंगे हम। ठीक है? और साथ में फिर उसके बाद हम पॉइंट पे चलेंगे कि अभी तो ये सब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वन डायमेंशन। फिर हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, फाइंड पीडीएफ क्या होता है, मार्जिनल पीडीएफ क्या होता है, इन सबको आज हम ठीक है। तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है? जब तक और स्टूडेंट जॉइन हो रहे हैं तब तक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, क्या है वो देख लें। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कल यानी 20 अगस्त से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था, आज जो है और एक इम्पोर्टेंट अगर जो स्टूडेंट है नेट, जैसा कि आप लोगों को ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गए हैं, टाइम से जो बंद थे, ये वो स्टार्ट होने वाला है। एक वॉइस नॉट क्लियर, एक सेकंड में देखता हूँ। आवाज़ आ रही है सबको?
हेलो। क्या वॉइस आ रही है सब लोगों को? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए सब लोग कि वॉइस आ रही है। वॉइस क्लियर है सब लोगों को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आप लोग सीएसई नेट में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में ऑफलाइन, जैसे आप लोगों को पता है सारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं। आप अगर ऑफलाइन बैच में स्टार्ट हो चुके, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए सिर्फ हमारी वेबसाइट या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9178 क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले जो हम लास्ट लेक्चर में बारे में जो था, आज हम उस रिलेटेड एक सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट फटाफट इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अपने सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। चाहे कोई रैंडम वेरिएबल है, उसका क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। क्या होता है, सीएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएफ यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम। आपकी वॉइस, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? हेलो, अब मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को?
अब क्लियर है आवाज सब लोगों में? कमेंट करके मेरे को बताइए अब क्लियर है मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है अच्छे से? राजीव गांधी, अभिषेक, मेरी आवाज क्लियर है? कमेंट करके मेरे को बताओ कि आवाज आप लोगों को अब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने। तो फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस्ड है, इसमें हमको क्या गिवन है? हमको कैपिटल एफ ऑफ एस गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? जीरो है, उस पर निकालना है। और साथ में प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1.5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन सभी प्रोबेबिलिटी का हमें एडिशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फटाफट सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो मैं बताता हूं किस तरह से आपको अप्रोच करनी है इसमें, ठीक है। ट्राई करिए फटाफट, मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ, आप लोग भी करिए। देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले बात आती है पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट जब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिया रहता है, कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ? जहां पे हमें क्या है, जो रैंडम सैंपल है, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी जो सैंपल वैल्यूज होंगी वो एक इंटरवल में लाया करेंगे। किसमें किसमें करेंगे? इंटरवल में लाया करेंगे। तो फिर उस इंटरवल में लाया करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स की रेंज फॉर्म में दिया, यानी कि इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि 0 से 2 में और एक्स इज ग्रेटर देन 2 में। तो उस केस में वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस के टाइम पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली क्या देखा जाता है उसमें? जीरो होती है। बट जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया आता है तो हम उसको जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। तो उस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे उसको, तो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी, तो किस तरह से निकालते हैं? तो उसके लिए तरीका होता है एफ ऑफ जीरो, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट जीरो माइनस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट जीरो माइनस। ठीक है, हमें क्या करना है? पॉइंट जीरो पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जीरो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जीरो तक का निकाल लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जीरो का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो माइनस क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उन प्रोबेबिलिटी का हम जो क्या हो, जीरो इंक्लूड नहीं करे उसमें। क्या है? जीरो इंक्लूड नहीं करे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जीरो माइनस वो क्या करेंगे? इसमें सेपरेट करेंगे तो क्या है? उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर हुआ सब लोगों को? नाउ अब हम कैसे निकालेंगे एफ ऑफ जीरो? एफ ऑफ जीरो किस तरह से निकालना है? देखो, एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है? जिसमें जीरो इंक्लूडेड है। तो ऐसा इंटरवल देखो जिसमें जीरो इंक्लूड है। तो ये वाला सेकंड इंटरवल जो हमें दिख रहा है, जैसे जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 2, उसमें क्या है? जीरो इंक्लूडेड है। इट मींस हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? जीरो पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/4 प्लस 4 इंटू जीरो माइनस जीरो, यानी कि जीरो हो गया सिंपल। वो तो क्या बचा? सिर्फ 1/4 बचा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आ गया 1/4। अब एफ ऑफ जीरो माइनस का मतलब हो गया कि जहां पे जीरो इंक्लूडेड नहीं है, और जीरो इंक्लूड कहां पे है? यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या लेना है? जीरो। तो 1/4 में से क्या करेंगे हम? जीरो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी डेट एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना मिल गया? डेट इज 1/4। एक पॉइंट तो हो गया, नहीं पहला वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया। डेनी प्रोबेबिलिटी डेट एक्स इक्वल टू जीरो पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास? 1/4 आ गए। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1.5। किस पे निकालना है प्रोबेबिलिटी? हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किस पे? 1.5 पर। ठीक है, अब 1.5 पे निकालने के लिए क्या करेंगे? अब 1.5 वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? दैट इज एफ ऑफ 1.5 माइनस एफ ऑफ 1.5 माइनस। क्लियर? अब 1.5 जहां इंक्लूड है और 1.5 जहां इंक्लूड नहीं है वो देखना है। और हम ये देख रहे हैं कि इस वाले 0 से लेके 2 वाले इंटरवल में ही 1.5 और 1.5 माइनस 1 दोनों इसी में आ रहे हैं। तो अब दोनों इसी के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेम होंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ये जीरो हुआ। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, जैसे कि हमने बोला था कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए। तो वो जब ही होगी वो जब अगर वो वैल्यू जिस वैल्यू पे वो इंटरवल के बीच में होगी। अगर कोई वैल्यू अगर उस इंटरवल के बीच में है
तब हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है उस पॉइंट पर तो 0 होगी। अगर वो क्या हो, बाउंड्री लाइन पे हो, तो उस केस में 0 जरूरी नहीं है हो। ठीक है, क्लियर हुआ। बाउंड्री लाइन पे, अगर बाउंड्री मतलब क्या हुआ, 0 अपर और लोअर रेंज पर, अपर और लोअर रेंज पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो मे बी उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। बट अगर उसके बीच में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और ये 1.5 जो है वो इस इंटरवल के बीच में है। 1.5 क्या है, 0 और 2 के बीच में है। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 0। तो इसको तो वैसे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेट भी करोगे तब भी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे हमारे, 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1.5 कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी डेट इज 0 होगी। क्लियर होगा सब लोगों को ना। तो ये हो गई 0। अब आती है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो सेम भाई, अब पहले तो ये देखेंगे 2 जो है किसी इंटरवल के बीच में तो नहीं है कि बाउंड्री लाइन पे है। तो सबसे हम देख रहे हैं 2 इंक्लूड में, यानी कि 2 इंटरवल के बीच में नहीं है। 2 क्या है, बाउंड्री है, यानी कि अपर रेंज है। एक तरह से देखा जाए तो क्या है, अपर रेंज। तो उस पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना है डेट x इक्वल टू 2 पे। दैट मीन्स क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट 2 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट 2 माइनस। ठीक है, अब दोनों पता है किस तरह से निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे निकालना है। हाँ देखो, क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक सेकंड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की निकालनी है। किसकी निकालनी है, ग्रेटर देन 1 की निकालनी है हमको। ठीक है, सॉरी अभी 2 पे देख रहे हैं ना हम, तो किस पे देख रहे हैं, 2 पे। अभी हमें 2 की निकालनी है, इसकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 2 पे निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 2 का मतलब जहां पे 2 इंक्लूडेड है, और 2 कहां पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी में 2 इंक्लूडेड है। यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2 पे कितना है, 1 मिल रहा है। और 2 माइनस मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं है 2, तो कहां पे, इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो इसमें हम 2 पुट कर देंगे। जब हम 2 पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, 1/4 ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 यानी कि 8, 8 माइनस 4 यानी कि 4, 4/8 आ गया। कितना आ गया, 1/4। क्या लिखेंगे इसको, 1/4 प्लस व्हाट, 4/8। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स और ये 4 टाइम, तो कितना हो गया, एक तरह से 3/4 हो गया। कितना हो गया, 3/4। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों को। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/4। तो ये हमें क्या मिली, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट 2 माइनस, इस पे मिली 2 माइनस पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना मिला हमको, दैट इज 3/4। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज, ये तो 1 आया, ये हो गया 3/4। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट 1/4 आ गया। यानी कि हमने पॉइंट 0 पे निकाल लिया, पॉइंट 1.5 पे तो 0 है ही ऑलरेडी। ठीक है, और किस पे निकाल लिया, पॉइंट 2 पे निकाल लिया। अब हमें निकालना है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, इस पे निकालना था, ग्रेटर क्या था, 1 पे। इस पे निकालना था 1 पे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा। अब इसको एक काम करो, लेस देन में कन्वर्ट कर लो। क्यों ऐसा लेस देन में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन में इसी का शर्मा बोल रहे हैं 1/4। ठीक है, बिल्कुल सही, 1/4। अब इस पे निकालो जरा, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग कि प्रोबेबिलिटी एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे निकालोगे और क्या आएगी। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निकालो फटाफट। ठीक है, अब देखो, ग्रेटर देन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेस देन में। अब लेस देन में जब हम कन्वर्ट करें, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जैसा यादव बोल रहे हैं, यस सर क्लियर, ओके। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 1। क्या होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डेट x इज लेस देन 1। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल होता तो हम इसको क्या लिख सकते थे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू x होता है। क्या होता है, x इज लेस देन इक्वल टू x होता है। बट यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखे एट पॉइंट 1 पे है ना, तो यहाँ पे 1 पे लिखते हैं जरा। तो क्या मतलब हुआ इसका, प्रोबेबिलिटी डेट x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये मतलब हुआ। नाउ अब इसको जरा ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हो इसको, प्रोबेबिलिटी डेट x इज लेस देन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी डेट x इक्वल टू 1।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और अगर हम इसमें निकालें प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया 1 का माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। क्लियर हुआ यहाँ तक ना। अब यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे इसको, देखो 1 पे अगर हम बात करते हैं तो 1 क्या है हमारा 0 और 2 वाले इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। मैंने क्या बोला था, अगर इंटरवल के बीच में हो तो उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, 1 पे क्या है 0 होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या होगा, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एफ ऑफ 1, क्या होगा एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 तो हम निकाल ही सकते हैं, किस तरह से निकालेंगे, अपने फंक्शन में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे अपना जो फंक्शन इसी के बीच में लाया कर रहा है, यहाँ पे 1 पुट करो, कितना आएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 1 के यानी कि 3/8, और 3/8 प्लस 1/4 कितना होगा 3/8 प्लस 1/4। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1/4 प्लस 3/8, 1 माइनस 1/4 प्लस 3/8। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फटाफट मेरे को रिप्लाई करके बताओ सब लोग, इसका आंसर क्या आएगा। तो 1/4 प्लस 3/8 लिखा है, तो इसको एक काम करो 2/8 लिख देते हैं, तो ये 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/8 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3/8, कितना मिलेगा 3/8। तो क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज 3/8, यानी कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज 3/8। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, नाउ तो हमें क्या मिल गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी मिल गई, 2 पे प्रोबेबिलिटी मिल गई और 0 पे प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, जो हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को। 3/8 देखो यहाँ पे, जैसे हमने 0 पे कितनी निकाली प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे 0 कहाँ गया, पर इट इज 0, 0 पे 1/4। ठीक है, इस तरह से हमने 1.5 पे कितनी है 0 थी, तो 0 हो गई हमारी। ठीक है, सिमिलरली 2 पे हमने निकाली, 2 पे भी निकाल चुके हैं कितनी है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे भी निकाली। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है हमारी 0 है यहाँ पे। ठीक है, और इन तीनों की हम निकाल चुके हैं, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें अपनी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, वही होगा। और फटाफट मेरे को बताओ कि क्या आएगा इन तीनों की वैल्यू को ऐड करने पे। सभी लोग रिप्लाई करके बताओ मेरे को कि इन तीनों की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को, तो हमें क्या मिलेगा। क्लियर हुआ सब लोगों को नाउ। तो ये हमारा हो जाएगा। अब तीनों को जरा ऐड कर देते हैं, क्या क्या है हमारे पास, 1/4 है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8, क्या है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 2/4 यानी कि 1/2, कितना हो गया 1/2 प्लस 3/8। ठीक है, हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 एलसीएम आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 7/8। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 7/8। इशिका शर्मा बोल रहे हैं 7/8, बहुत अच्छे इशिका शर्मा 7/8। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को। अगर क्लियर हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में यस करके बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रतीक भोसले बोल रहा है 7/8, ग्रेट। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम प्रोसीड करेंगे अपने न्यू टॉपिक पे, जैसे कि जो भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिए रहते हैं, यानी कि बोले मास फंक्शन या फिर डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, उनकी हेल्प से अगर हमें फाइंड आउट करना है कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन फॉर डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस, दोनों के लिए हम देखने वाले हैं, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटीन्यूअस के लिए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पहले आता है मीन, किसकी बात करेंगे मीन की। तो सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, तो उस केस में हमारा उसको पीडीएफ कितना होगा, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, अगर वही हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो जाए डिस्क्रीट होता है, अगर क्या होता है डिस्क्रीट होता है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपली किसके लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ नाउ, ये हो गया हमारा नोटेशन। अब बात करते हैं इसकी पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे पहले क्या आएगा हमारा मीन। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो मीन दैट इज इक्वल टू, पहले डिस्क्रीट की बात करते हैं, तो डिस्क्रीट आएगा तो समेशन आएगा।
क्या आएगा, डिस्क्रीट आएगा तो समेशन आ गया। अब डिस्क्रीट दिया हुआ था उसकी कुछ रेंज होगी हमारी, यानी कि 0 1 2 3 4। तो मान लेते हैं जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल उसकी सैंपल वैल्यू x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कहां से कहां तक है हमारा, 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, ये डिस्क्रीट है, यानी कि 0 1 2 3 कुछ इस तरह से वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, इंटू एक्स ऑफ इंटू पी ऑफ एक्स, क्या होगा, x इंटू पी ऑफ एक्स, दिस इज आवर मेन। ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सॉरी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे, समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट के लिए हमारा, किसके लिए हो गया, डिस्क्रीट के लिए। फिर बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में बस कोई फर्क नहीं आएगा, बस जो यहाँ पे जो समेशन लगाया है उसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट, या फिर हो सकता है माइनस इनफाइनाइट। एक काम करते हैं, पूरी टोटल रेंज ले लेते हैं हम। ठीक है, रियल नंबर ले लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है उसकी हमारी क्या रियल वैल्यू हो सकती है सारी, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी, रियल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो वही चीज हमारी, तो जो भी हमको गिवन होगी अकॉर्डिंग टू जो रैंडम वेरिएबल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो पीडीएफ होगा, उसके पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो रेंज हमको गिवन होगी, उस रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स इंटू, क्या करेंगे, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसका पीडीएफ आएगा, और यहाँ पे डिस्क्रीट था तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज x इंटू एफ ऑफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। बेसिक फॉर्मूला आई होप सब लोगों को पता होगा कि किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, फिर भी लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से इसको निकालते हैं। ठीक है, आई होप सब लोगों को पता होगा किस तरह से मीन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गई मीन। अब बात आती है मीडियन। ठीक है, कई लोगों को मीडियन में कंफ्यूजन होती है, तो पहले मीडियन की बात करते हैं। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है एक्चुअल में, जो पूरा हमें रेंज दी हुई है उसमें बीच में एक ऐसी वैल्यू जिसपे हमारा क्या हो, उस पूरी रेंज को क्या है, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई एक रियल लाइन है हमारे पास। ठीक है, बीच में एक एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जिसपे क्या हो रहा होगा, ये दो इक्वल पार्ट में हमारा डिवाइड हो रहा है। किसमें डिवाइड हो रहा होगा, इक्वल पार्ट में। तो ऐसी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की जिसपे क्या हो रहा होगा, पूरी रेंज क्या हो रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, उस सैंपल वैल्यू को ही हम बोलते हैं मीडियन फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब वो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है दैट मींस टोटल प्रोबेबिलिटी इस पूरी रेंज की कितनी होगी, 1 होगी हमारी। ठीक है, तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी और ये हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर हम क्या करें, सैंपल वैल्यू एक्स है हमारा, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके एक्स तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/2। और सिमिलरली एक्स से प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी उसकी। ठीक है, तो इसी फंडे को अप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, किसी भी रैंडम वेरिएबल के क्या निकाल सकते हैं, हम मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं फॉर मीडियन। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो ठीक है अपनी जगह, बट क्या है, कॉन्सेप्ट से चलोगे ना तो फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। क्लियर, तो क्या होगा यार, मीडियन निकालने का, मान लेते हैं जो मीडियन है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स की वैल्यू है वो मीडियन है, मान लो वो किसके रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और रेंज हमारी कुछ भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हमको दिया हुआ है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके एम, और किसको इंडिकेट करोगे, अपने पीडीएफ को, क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये 1/2 क्या है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर रेंज की, उस रेंज को हम क्या करेंगे, अपने पीडीएफ को उस रेंज में हम क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, या फिर समेशन कर देंगे। वो डिपेंड करेगा डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस है। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, उससे हमको मिल जाता है अपना प्रोबेबिलिटी उस रेंज की। ठीक है, यहाँ पे भी एक तरह से रेंज ही निकालने, प्रोबेबिलिटी तो है ये 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने पीडीएफ को इंडिकेट कर देंगे विथ रेंज किससे, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस एम तक। ठीक है, और एम क्या है, मीडियन है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, एम वेरिएबल है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपनी एम की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम से लेके इनफाइनाइट। अभी हमने इस तरफ का लिया था, इस तरफ का भी तो ले सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1/2। इन दोनों में से कोई भी हम यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एम की वैल्यू, वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्लियर हुआ मीडियन निकालने का तरीका। नाउ अब बात आती है मोड। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ज्यादा, जैसे कोई डेटा दिया हुआ है हमको, हमें मोड क्या होता है, उसमें जो भी
वैल्यू ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रही है, यानी कि ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स वो आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड, या फिर सिंपल वर्ड में बोलें जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी वेरिएबल जितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार वो आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है हमारी। ठीक है, अब वही चीज़ अगर हमें रैंडम वेरिएबल के में निकालना है, अगर रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है और उसकी पीडीएफ या पीएमएफ दिया हुआ है, तो उस केस में अगर हमें निकालना है क्या, मोड, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, अपनी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है, ऐसी वैल्यू एक्स की, यानी कि सैंपल वैल्यू एक्स की, जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो, क्या हो, उस पे हमारा जो फंक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर मैक्सिमम होता है, तो उस केस में हम बोलेंगे वो वैल्यू हमारी कैसी है, मोड है। क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, और हम कैसे पहचानेंगे कि किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, फंडा हम जो 11th-12th में अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और पुट इट इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल वैल्यू निकलती थी हमें। तो उन क्रिटिकल वैल्यू पे हम आइडेंटिफाई करते थे कि हमारा फंक्शन मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 आता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि वो पॉइंट पे हमारा क्या है, मैक्सिमम है फंक्शन। और वही चीज अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, मिनिमम है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करके क्या फाइंड आउट करते हैं, मोड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मोड के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो मोड के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मोड इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, दैट इज एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, एफ डैश है यानी कि पीडीएफ ऑफ एक्स। अब पीडीएफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या कर दो, पुट इट इक्वल टू 0 कर दो, और जो डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा लेस देन 0 होना चाहिए एट दैट वैल्यू। उस वैल्यू पे हमारा डबल डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड हो जाएगी। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो फटाफट एक काम करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले मीडियन का देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, पहले मीडियन का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि आपको पता है कि और भी हमारी जो सेंट्रल टेंडेंस, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है, तो 5 होते हैं हमारे मेजर सेंट्रल टेंडेंस, सभी को हमें निकालना आना चाहिए। होता क्या है, ये बेसिक चीजें हैं, लोग क्या करते थे, स्किप कर देते हैं, यार ठीक है मीन मीडियन मोड ही तो है, निकाल लेंगे। बट हमें वही चीज पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन उसी पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और वहीं पे हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। और जो आपके एग्जाम में बेसिकली छोटी छोटी चीज ही पूछी जाती है, बहुत बड़ा नहीं पूछेंगे। बेस रैंडम वेरिएबल में पूछते क्या है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, ये सब पूछेंगे, और ये किससे निकलेगा, इन्हीं सब चीजों से निकलता है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें, मीन मीडियन मोड बहुत आसान है, और स्कोरिंग भी होता है अगर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस तरह से हमें मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन को, पहले उसको लिख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस। हम किसके लिए बेसिक बात करते हैं, कंटिन्यूस, क्योंकि एग्जाम में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो कंटिन्यूस के बेस पे पूछा जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट भी पूछा जाता है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम क्या है, कंटिन्यूस का एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमको दिया हुआ है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आरबी, यानी कि रैंडम वेरिएबल, शॉर्ट में लिखता हूं मैं आरबी। ठीक है, दैट इज एक्स हैज द पीडीएफ, हैज द पीडीएफ, उसका हमको क्या दिया हुआ है, पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 4/3 माइनस 2/3x वेयर x लाइज बिटवीन 1/2 इज लेस देन 2। ठीक है, अब ये देखो, आप लोग सोच रहे होगे मीडियन है, बहुत आसान है, इंडिकेट ही तो करना है। अब इस क्वेश्चन में बताओ किस तरह से फाइंड आउट करोगे मीडियन को। यहाँ पे ऑलरेडी उसने डिवाइड करके रखा हुआ है 2 रेंज में। अब किस वाले पीडीएफ में हम लेंगे, किस वाले पीडीएफ में इसमें लेंगे और इसमें लेंगे, किस में हम लेंगे, फटाफट सभी लोग मेरे को इसमें बताओ कि इसमें मीडियन किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करोगे, और अगर आता है तो फटाफट मेरे को निकाल के बताओ कि मीडियन क्या होगा इसमें। ठीक है,
तो बेसिक क्वेश्चन है मीडियन का, तो बहुत इजी है, इंडिकेट करना है माइनस इनफाइनाइट से, यानी कि लोअर रेंज से लेके एम तक और इक्वल टू 1/2 रखना है। अब यही थोड़ा सा बस, अब इसमें मीडियन ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब इसी में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, क्या कर दिया उन्होंने, रेंज डिवाइड करके उन्होंने दे दी है। अब इस केस में कैसे निकालोगे, फटाफट मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में किस तरह से इसको निकालोगे जल्दी से। देखो सबसे पहली बात, तो अगर हमें एक पीडीएफ दिया जाता है, यानी कि एक टोटल रेंज दिए थे 0 से लेके 2, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम क्या करते हैं, मीडियन क्या होता है 0 से लेके m तक हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं f ऑफ x को इक्वल टू 1/2, ये कर देते हैं सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू dx तो लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाता है। बट यहाँ पे 0 से m, हमें ये समझ में हो सकता है कि जो 0 से m जो हो, m क्या हो 1/2 से छोटा ही हो सकता है, जो m की वैल्यू हो वो हो सकता है 1/2 से छोटी हो, तो हमें सिर्फ यही वाला पीडीएफ अकेला से काम बन जाएगा। बट हो सकता मे बी कि m की वैल्यू जो हो वो इस रेंज में हो, क्या हो, इस रेंज में हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। तो भाई कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ये वाला पीडीएफ लेना है या फिर ये वाला लेना है, फंक्शन कौन सा हमें लेना है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सब लोग फटाफट बताओ कि कैसे आप लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ ना। तो अब सबसे पहले तो चेक करो कि इस पीडीएफ में, यानी कि इस रेंज में हमें कितना प्रोबेबिलिटी वो दे रहा है। ठीक है, यानी कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर हम इस रेंज को लेते हैं, इसमें कितनी वो हमको प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको इंडिकेट करेंगे। तो करके देखो जरा, तो इंडिकेट 0 से लेके 1/2, क्या होगा 0 से 1/2, 2x dx इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इंडिकेट करो, तो 2x लिखा, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, तो 2 हमने बाहर कर दिया। अब x बचा, x का इंडिकेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होता है x² 2 होता है, तो यहाँ पे हो गया x² 2। और रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेके 1/2 लेना है। अब 2 से 2 पहले 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको पुट करो जरा 1/2 को, तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो कितना हो गया 1/4, यानी कि 0 से 1/2 के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी हमें दे रहा है, वो 1/4 दे रहा है। और हमें क्या चाहिए, मीडियन क्या होता है 1/2 तक होगा, यानी कि ये इस रेंज के बीच में तो नहीं होगा हमारा मीडियन। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बात, कि जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन 1/2 ही होगी। क्या पता चल रहा है इससे हमें, कि जो m होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में प्रोबेबिलिटी वो हमें कितना दे रहा है, 0 से 1/2 के बीच में, दैट इज 1/4 दे रहा है, यानी कि 25% एक तरह से प्रोबेबिलिटी दे रहा है। हमें 50% का देखना है, कितना देखना है 50% का। तो देखते हैं कैसे निकालना है। तो इट मींस वो इस पे जंप कर रहा होगा, यानी कि ये 1/2 से लेके 1 के बीच में लाया कर रहा होगा कहीं ना कहीं हमारी m की वैल्यू। तो किस तरह से उसको देखेंगे, उसको भी देखते हैं फटाफट। तो फिर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0 से लेके m तक f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/2 होगा अकॉर्डिंग टू मीडियन। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, आपको पीडीएफ उसने डिवाइड किया हुआ, डेट इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगा, 0 से लेके m की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है हमारी, सॉरी ग्रेटर देन 1/2 है, क्या है ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1/2 2x f ऑफ x, ठीक है, प्लस फिर आएगा 1/2 से लेके m तक f ऑफ x, इस केस में कितना दिया हुआ है, अगर हमारी ग्रेटर देन 1/2 है तो उस केस में पीडीएफ कितना है 4/3 माइनस 2/3x, क्या है 4/3 माइनस 2/3x। तो यहाँ पे लिख दो 4/3 माइनस 2/3x dx, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। और इसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, कितना निकाला था 1/4 निकाला था, तो इसकी जगह 1/4 पुट कर दो जरा। तो 1/4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से लेके m तक 4/3 माइनस 2/3x विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू कितना है 1/4, सॉरी 1/2, 1/4 को उस तरह भेज दो तो कितना होगा 1/2 माइनस 1/4। तो व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से लेके m तक और 4/3 माइनस 2/3x विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करके अब तो m की वैल्यू आप लोग निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो अब इसको क्या करो 4/3 को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कितना होगा 4x/3 होगा, कितना होगा 4x/3 माइनस 2/3 कांस्टेंट है तो 2/3 को ऐसे लिख देते हैं। अब x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा x² हो गया। और रेंज कहां से कहां तक है, एट है 0 से लेके m तक है, और यहाँ तक सॉरी 0 से m नहीं है, ये क्या है 1/2 से है, कहां तक है 1/2 से लेके m तक, और यहाँ पे वोल्टी कितनी 1/4 है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 से तो पहले ये 2 कैंसिल कर देते हैं। अब ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, 2x/3 माइनस x² तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या है, दैट इज 4x/3 माइनस कितना है, दैट इज x²/3 और रेंज कहां से कहां तक है, दैट इज 1/2 से लेके m तक और प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। अब एक काम करो 1/3 को कॉमन ले लेते हैं और उसको उस तरफ पहुंचा देते हैं और फिर एक काम करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा 4m माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा m², ठीक है ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या है 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 1/2 कितना होगा, 4 इंटू 1/2 दैट इज 2 हो जाएगा तो 2, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 तो माइनस का 1/4 हो गया दैट इज इक्वल टू 3/4। अब जो सोच रहे होगे 3/4 अरे ये 3 कॉमन यहाँ से लिया था ना तो उसको यहाँ पहुंचा दिया हमने, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे देखो क्या आएगा, तो 4m माइनस m² और यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना होगा 4 2 8 माइनस 1 8 माइनस यानी कि 7/4 कितना हो गया 7/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4 ना। अब 7/4 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10/4 तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में 4m माइनस कितना था चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस m² माइनस m², ठीक है इज इक्वल टू कितना आएगा 10/4 कितना हो गया 10/4 क्योंकि 7 और 3/4 ये था तो कितना हो गया 7/4 हो गया ना। अब एक काम करो कैंसिल आउट कर लो तो ये 5 से और ये 2 से, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 8m माइनस का 2m² इज इक्वल टू 5, ठीक है क्लियर है ना। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेते हैं स्टैंडर्ड तो कितना होगा 2m² माइनस का 8m प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है आपको क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो क्या मिलेगा, तो पहले तो क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 8 मिलना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर बताओ मेरे को फटाफट कि मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले और प्लस माइनस करने पे 8 मिले, फटाफट मेरे को बताओ मल्टीप्लाई करने पे 10 फैक्टर मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 8। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है 3 + 7 10/4, ठीक है तो 5 2 10 तो फैक्टर बना लो तो कितने आएंगे 2 और 5 ही आएंगे, क्या आएंगे 2 और 5, ठीक है। तो आई होप फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे श्रीधर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें श्रीधर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी दैट इज कितना होगा 8 प्लस माइनस b² यानी कि 64 माइनस 4a से 4 इंटू ए कितना है 2 है इंटू सी कितना है दैट इज 5 डिवाइडेड बाय कितना होता है 2 इंटू 4 होता है 2 इंटू 2a होता है ना, ए कितना है दैट इज 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 64 यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 4 2 8 8 मल्टीप्लाई 5 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब 40 माइनस करेंगे इससे 64 से तो कितना होगा 24 होगा, कितना हो जाएगा 24 तो 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करो और m की वैल्यू निकाल लो। क्लियर होगा किस तरह से निकालना है आपको, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा किस तरह से आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट मीडियन का। अब हम बात करते हैं आगे चलते हैं किसकी, तो मीन हो गया मीडियन हो गया हमारा और मोड हो गया, ठीक है। आई होप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे किसकी ज्योमेट्रिक मीन की और हार्मोनिक मीन, इसकी बात करने वाले हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की और हार्मोनिक मीन की। पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और निकालते कैसे हैं लॉग जी, किससे निकालते हैं लॉग। एक्चुअल में होता क्या है ज्योमेट्रिक मीन, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है rth रूट क्या होता है, जैसे हमको मान लो कुछ n सैंपल दी हुई हैं जैसे x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इन सैंपल वैल्यू का क्या निकालना है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो क्या करो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो इस पे nth रूट लगा दो यानी कि पावर कितनी कर दो 1/n कर दो, तो यही हमारा क्या मिल जाता है ज्योमेट्रिक मीन मिलता है। क्लियर हुआ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है करेंगे तो क्या मिलेगा log g इज इक्वल टू क्या होता है 1/n समेशन
आई इक्वल टू 1 टू n log ऑफ एक्स आई, कुछ इस तरह से होता है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अभिषेक बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सा यूज करें। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है, अगर आप आईआईटी जैम की कर रहे हो प्रिपरेशन, आईआईटी जैम स्ट्रैटेजी, सबसे बेस्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी बाय एस सी गुप्ता एंड वी के कपूर। अगर वो बुक आपने पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली तो डेफिनेटली आप पूरा पेपर क्वालिफाई यानी कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो आईआईटी जैम स्ट्रैटेजी। सिर्फ एक बुक करना है आपको और कुछ नहीं, कोई बुक और रेफर नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक बुक याद रख लो, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड वी कपूर। उसी को क्या करो, बार बार रिपीट करो। अगर एक बार सॉल्व हो जाती है, और वो भी पूरी नहीं करनी है आपको, वो सिर्फ उतना करना है जितना आपको सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, जितना सिलेबस में दिया है उस हिसाब से आप उतना कर लो, आपका आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, उस लेकिन वो बुक को अच्छे से करना, उसमें जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको भी आपको लगाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑलरेडी, कि जिसमें अगर जो मैक्सिमम लोग कहते हैं एग्जाम्पल तो लगा लेते हैं, लेकिन जो बाद में जो अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेन वो प्रैक्टिस करने हैं आपको क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो। अभिषेक कुरुक्षेत्र बोल रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए, अच्छा पीएचडी एंट्रेंस की बात कर रहे हो, तो पीएचडी एंट्रेंस के लिए आपको डिफरेंट बुक रेफर करनी पड़ेगी। जैसे सपोज अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए भी आपको कई बुक, जैसे एक वीकी रॉथर की हो गई आपकी, ठीक है, और एक बेस्ट बुक है एम राजा गोपालन, राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बाय एम राजा गोपालन, वो बेस्ट बुक है। अगर आपको स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना है तो आप वो रेफर कर सकते हो, और थोड़ा लेवल अच्छा करना है तो वीकी रॉथर की बेस्ट है। ठीक है, उससे प्रैक्टिस कर लो तो आपका वो हो जाएगा आपकी किसके लिए, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल के लिए भी वी के रॉथरकी की बुक आती है, तो उसमें रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है और थोड़ा लेवल भी अच्छा है, तो उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, और अगर सीएसआई नेट आप देते हो यानी कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए, तो उसमें सैम्पलिंग अगर डिजाइन आती है तो सैम्पलिंग डिजाइन के लिए अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, एस सी गुप्ता बी कपूर, उतना कर लेते हैं तो सफिशिएंट होगा आपका। ठीक है, और मल्टीवेरिएट के लिए एंडरसन है, उसको लिए पढ़ सकते हो उसको आप। ठीक है, तो उसके लिए आप याद रखना है पीएचडी एंट्रेंस कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई एक बुक मत रखना, आपके लिए कई बुक है, और साथ में जिस भी एंट्रेंस यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करो, चाहे नेट के लिए कर रहे हो या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज की बात करो तो उसमें थोड़ा लेवल कम रहता है। ठीक है, और सीएसआई नेट की अगर बात करोगे तो वहां पे अगर जब नेट के लिए कर रहे हो तो उसमें लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हो। क्लियर हुआ अभिषेक? नाउ तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करें ज्योमेट्रिक मीन की बात। ठीक है, आई होप सब लोगों को पता होगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया अगर जिन लोगों को नहीं पता हो। ठीक है, नाउ अब जी निकालना है तो उसके लिए हम जी नहीं निकाल के क्या निकालेंगे, लॉग जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉग जी। किस तरह से निकालते हैं लॉग जी, लॉग जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि कंटिन्यूस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी रेंज हमको दिया है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लॉग एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो और हमें क्या मिल जाएगा, अपने ज्योमेट्रिक, पहले हमें लॉग मिलेगा, ठीक है, इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। क्लियर हुआ नाउ, तो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। सिमिलरली अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, हार्मोनिक मीन की, ठीक है, तो बेसिकली हार्मोनिक मीन को क्या होता है, 1/s रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और निकालते कैसे, एक्चुअल में होता क्या है हार्मोनिक में, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, उन ऑब्जर्वेशन की रेसिप्रोकल का मीन, यानी कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं उन ऑब्जर्वेशन को हम रेसिप्रोकल करके उनका क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, उसका हार्मोनिक मीन। इसलिए हम एच ना निकाल के क्या निकालते हैं, 1/h निकालते हैं। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, 1/h, किसकी वैल्यू निकालते हैं, एच निकाल के हम क्या निकालते हैं, 1/h, क्योंकि बाद में हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, जैसे मीन निकालते हो ना, वैसे ही हार्मोनिक है, यानी कि अरिथमेटिक मीन जैसे निकालते हो वैसे ही आपको हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते
क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक ना? अब आगे बढ़ेंगे हम, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है, उसके बाद आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या है ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन, उसको देखते हैं पहले। क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट द ज्योमेट्रिक मीन of the distribution क्या दिया हुआ, that is f of x, ठीक है, 6 2 minus x और 1 x minus 1, x minus 1, और रेंज कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इज 6 log g, क्या है 6 log 16g इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फटाफट मेरे को बताइए किस तरह से आप लोग करोगे इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूफ दैट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, वो इसके द्वारा दिया हुआ है, यानी कि इस इक्वेशन के द्वारा हमको क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, यानी कि हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। और हमको क्या दिया है, किस पीडीएफ के लिए करना है, ये हमको पीडीएफ दिया हुआ है जिसकी रेंज 1 से लेकर 2 तक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, log 16g, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, log 16g की वैल्यू निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो log 16g के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, log g की वैल्यू पता होना चाहिए, और log g का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया किस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें पीडीएफ आपको दिया हुआ है, बस आपको log g की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं किस तरह से निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकाल, क्या दिया हुआ है हमको, सॉल्यूशन log g इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, टोटल रेंज कितनी है 1 से लेके 2 तक, तो 1 से टेके 2 तक हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log x इंटू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पे ये 6 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं, और अंदर बचेगा log x इंटू क्या है हमारे पास 2 माइनस एक्स और x माइनस 1, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब एक काम करो, इसमें इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक का log x ऑलरेडी है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2x आएगा, पहले 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, फिर आएगा x इंटू 1, यानी कि माइनस का x, यानी कि 2x और माइनस एक्स, तो कितना बचा, x अकेला बचा, तो यहाँ पे x हो गया, माइनस x इंटू एक्स, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 इंटू 1 करेंगे यानी कि माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 हो गया, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब हमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे हम log x का इसमें इसमें और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा देखते हैं जरा। तो log g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक log x इंटू पहला आएगा हमारा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2, बाहर कर देंगे कांस्टेंट को तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 log x इंटू 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी, क्लियर हुआ यहाँ तक ना। अब इसको इंडिकेट करना है तो किस तरह से करें, अगर आपको याद हो तो जब log फंक्शन आ जाता है तो उसमें इंडिकेशन किस तरह से करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, u, यानी कि फर्स्ट हमको क्या मानेंगे, लॉगरिथम फंक्शन, और दूसरे फंक्शन को क्या मानेंगे हम, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, क्या मानेंगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट। क्लियर हुआ सब लोगों को, किस तरह से करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सब लोग कर सकते हो हाँ या ना। ठीक है, तो क्या होगा उसको देखते हैं, तो क्या आएगा हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन तो u को रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का, ऐसे करते हैं, u को रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v, तो कितना मिलेगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, dx हो गया, क्लियर।
अब इसको एक बार और करना है इंटीग्रेशन, तो x बचा यहाँ पे, क्या बचा x अपॉन 2, तो x का इंटीग्रेशन को x स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली व्हाट वी गेट x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग x माइनस क्या आएगा x का बाय 2 का इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर कर देंगे, तो 1/2 को बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे रेंज आएगी वो कितनी आएगी 1 से लेके 2 तक, ठीक है ना। इसी तरह से इन तीनों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को, तो आई होप सब लोग कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व, ठीक है। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, बाकी दोनों आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्या आएगा 2 को पुट करो तो क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 2, ठीक है। 2 log 2 माइनस यहाँ पे कितना होगा 2 पुट करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे ऑलरेडी 4 है ही, तो कितना हो जाएगा 1 1, ये होगा यहाँ पर रेंज, माइनस लोअर रेंज पुट करेंगे तो क्या होगा log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा तो 1/4 हो जाएगा, तो माइनस का यानी कि प्लस का 1/4 हो गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 log 2 माइनस 1 और प्लस 1/4 कितना होगा, डेट इज माइनस का 3/4, कितना होगा माइनस का 3/4, क्लियर हुआ। सिमिलरली हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा log g की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। अब जब log g की वैल्यू आ गई तो फिर क्या निकालना है हमें log 16g, क्या निकालना है फिर उसके बाद हमें log 16g, log 16g। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओ तो log m प्लस n हो जाएगा, इसको m मान लो इसको n मान लो, तो ये होगा log m प्लस n, तो क्या होगा log 16 प्लस log g की वैल्यू हम ऑलरेडी निकालेंगे, क्या करेंगे log g की वैल्यू निकालेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जो एक्चुअल में हमें चाहिए। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक, तो ये प्रोसीजर होगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्लियर हुआ। आई होप ये इंडिकेशन सब लोग कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो अगर नहीं कर पाते हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई भी यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ सब लोगों को। इसी तरह से हम क्या करें बाकी और भी, जैसे हमारे मेन मीडियन मोड हो गया, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सारे हो गए। अब बात आती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, किसकी बात आती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कौन कौन से आते हैं हमारे, एक तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और व्हाट क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। और एक रेंज आता है, रेंज हम एक्चुअल में बेसिकली कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ पे बेसिकली 3 करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट, और 3 में भी वो भी 2 ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मीन डेविएशन और दूसरा हमारे स्टैंडर्ड जो हमारे बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। अब दोनों को देख लेते हैं जरा कि दोनों के फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको यहीं लिख देते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो पहले बात आती है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट की, मीन डेविएशन अबाउट मीन अबाउट, ठीक है। शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एम डी ब्रैकेट में लिख देते हैं मीन, ठीक है। और यही चीज अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्योंकि मीन डेविएशन जो होता है वो अबाउट मीडियन अबाउट मीन, जिसके भी अबाउट निकालना अबाउट पॉइंट, ठीक है, जिसके अबाउट निकालना हो तो वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। और निकालते कैसे हैं उसको, उसका तरीका होता है इंटीग्रेशन, मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। और समीशन में समीशन लग जाएगा यानी कि डिस्क्रीट वाले केस में। और रेंज कहाँ से कहाँ था, पूरी टोटल जो रेंज होगी। अब जो मीन डेविएशन होता है उसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स यानी कि जो भी सैंपल वैल्यू है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जिसके अबाउट हमको निकालना है, किसके अबाउट निकालना है मीन के, तो हम क्या करेंगे इसमें से मीन माइनस कर देंगे। और यही चीज अगर वो बोले क्या मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालो, तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस मोड कर देंगे का मॉडुलस, ये क्या है मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते नाम, ठीक है, इनटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन एक्स है हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका पीडीएफ आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, व्हाट वी गेट एम डी यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालना है। नाउ अब बात आती है किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी बात आती है स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं एस डी भी लिखते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है सिग्मा से। और एक चीज आप लोगों को पता होगा वेरिएंस जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है वेरिएंस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर निकालते हैं, क्या करते हैं उसका स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस मीन का स्क्वायर into f of x with respect to dx is nothing but the standard deviation about, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके अबाउट निकालते हैं हमेशा, ये हम हमेशा किसके निकालते हैं अबाउट मीन के ही निकलता है हमारा, ठीक है। क्लियर हुआ। और सबसे बेस्ट जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, जो हमें वेरिएशन बताता है, ठीक है, अपने डेटा का। क्लियर हो किस तरह से निकालना है,
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों को? अगर सब लोग को यहाँ तक क्लियर हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट यस करके मेरे को बता दो, ठीक है? तो आज को हम एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, मेजर सेंटर टेंडेंसी तक, ठीक है? अब कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आगे के जो टॉपिक हैं, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और मार्जिनल वगैरह, ठीक है? वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए सब लोगों को यहाँ तक, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। और वन मोर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम स्टैटिस्टिक्स की, तो हमारा जो बैच है वो कल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर IIT जैम स्टैटिस्टिक्स की, तो आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस कोर्स की, तो आप हमारी वेबसाइट ifsonline.com पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डेट इज द 9179126688 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, और जो हमारा लेक्चर होगा कल होगा बिल्कुल सेम टाइम पे दोपहर में 1 बजे, ठीक है? जो लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल बेस्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।